सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। तो भाई आकांक्षा, अब देखिए नया साल बस आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है, ऐसा लग रहा है ना। रास्ते में है। नेहा, नया साल तभी आएगा जब उसे आना होगा, यानी समय पर जी। लेकिन नए साल के आने की खुशी में जो चेहरे पर रौनक आती है उसके क्या कहने। भाई उसकी तो बहुत वो खुशी ही ऐसी होती है कि जिससे चेहरे पर रौनक आ जाती है। लेकिन ठंड भी आ गई है तो चेहरे की रौनक कभी कभी थोड़ी फीकी भी लगने लगती है। लेकिन आंखों की चमक और चेहरे की रौनक कैसे हो, इनमें मतलब जो आंखों की जब चमक बढ़ती है तो चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आती है। बिल्कुल, इसके बारे में हम तो बातें करने वाले हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी बताएं कि वो किस तरह से अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं। और साथ ही तुमने कही नए साल की बात, तो जब कुछ खास मौका आता है, त्योहार आते हैं या नया साल ही ले लो, बाहर दुकानों में, बाजारों में कई तरह के लुभावने ऑफर हमें सुनने में आते हैं, या मतलब कहते हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें या ऐसी ऐसी बातें कि बस मन एकदम रीझ जाए। हाँ, यही तो एक मौका ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बस हर ओर सिर्फ हमारे लाभ की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो लाभ हमें मिलता है? क्या वास्तव में वो चीजें हमारे लिए अवसर हैं या बन सकती हैं हमारे लिए आफत? और इसके बारे में हम तो चर्चा करेंगे। बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। और साथ ही सुनेंगे धारावाहिक चित्रलेखा की अगली कड़ी। बिल्कुल। और सखी विशेष में हम बात करेंगे अपर्णा पोपट की, जो कि बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हैं। और हम अपने साथियों से देखिए जैसे कि पूछ रहे हैं कि वो अपनी आंखों की देखभाल कैसे करते हैं, उसी तरह से हम उनसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कभी उनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें लगा कि ये मौका बहुत ही अच्छा है और उन्होंने किसी चीज की खरीदारी कर ली, या कोई ऐसा लुभावना मौका देखकर वो गए और अवसर उनके लिए बन गया आफत। बिल्कुल, हमें बताइए, औरों के साथ भी साझा करिए। बिल्कुल। और जब ये सारी बातें करें ना आकांक्षा, तो ऐसा लग रहा है कि क्यों ना आज पहले एक गीत सुन लिया जाए। शुरुआत गीत से ही करते हैं। देखो जी बहार आई, देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आना है तो आ जाओ, सुनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
ये ठंड का मौसम भी कुछ ऐसा ही होता है ना आकांक्षा, हर तरफ बहुत ही अच्छी-अच्छी चीजें देखने मिलती हैं, जैसे कि कोहरा, जैसे कि ठंड, ओस वही की बूंदें। हाँ, भाई नेहा, ऐसा है कि हर मौसम का ना अपना एक अलग मज़ा होता है। हुँ, अब मौसम की जो मार होती है, हुँ, उसे आप मज़ा कहिए या सज़ा, हर हर व्यक्ति अपने-अपने नज़र से उसको देखता है। बिल्कुल। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र या जिनका लक्ष्य एकदम सधा हुआ होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, और इस तरह से वो जब अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनका नाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, और ऐसे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती किसी न किसी सखी की हम चर्चा करते हैं, हुँ, जो अपने क्षेत्र में अपना नाम कमा चुकी हैं। और आज हम एक ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी की बात करने वाले हैं जो एक लंबे समय तक लगातार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने में सफल रही। और वो खिलाड़ी हैं अपर्णा पोपट, जिन्हें साल 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वो लगातार 8 सालों तक राष्ट्रीय महिला चैंपियन रह चुकी हैं। अपर्णा पोपट को देश का अति श्रेष्ठ शटलर माना जाता है। बिल्कुल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाने वाली अपर्णा पोपट का जन्म हुआ 18 जनवरी 1978 को मुंबई में। उनके पिता लालजी पोपट और मां हिना पोपट। मुंबई में से ही उन्होंने वाणिज्य से स्नातक किया, और उनके बैडमिंटन का जो सफर था नेहा, वो 8 साल की छोटी सी उम्र में शुरू हो गया। घर पर शरारतें करती अपर्णा को उनकी मां ने सीसीआई क्लब भेजने का फैसला किया, और यहाँ उन्हें देखकर 2 साल के चैंपियन रह चुके अनिल प्रधान ने उन्हें जिमखाना बुलाया और कहा कि अगर अपर्णा उन्हें प्रभावित कर पाई तो वे उन्हें ट्रेनिंग देंगे। और लेकिन ये समय ऐसा था जब अपर्णा को तो बैडमिंटन पकड़ना भी नहीं आता था, क्योंकि माँ ने तो क्योंकि शरारतें करती थी इसलिए भेज दिया था। अब फिटनेस टेस्ट के बाद तो उन्हें चुन लिया गया, क्योंकि अनिल जो थे वो भी इसी तरह का खिलाड़ी चाहते थे जिसे कुछ ना आता हो, जिसे वो शुरू से सब सिखाएं। और ट्रेनिंग भी आसान नहीं थी, उन्हें साल में किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी। और आखिरकार 11 साल की जब वो हो गई तो 1989 में उन्होंने अंडर 12 कैटेगरी जो होती है उसमें खेलना शुरू किया, और उस पूरे साल वो जो भी मैच खेली उसमें उन्होंने जीत अपने नाम की। क्या बात है। अगले साल अंडर 15 में जरूर उन्हें 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें हराने वाली खिलाड़ी थी निर्मला कोटनिस। अपर्णा अपनी हार को अपना हौसला बनाती रही, और 6 महीने के अंदर ही उन्होंने निर्मला कोटनिस को हराकर जूनियर टाइटल अपने नाम कर लिया। और इसके बाद वो मशहूर खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण से कोचिंग लेने लगी। साल 1996 में वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, बल्कि उन्होंने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। और 1998 में उन्होंने सीनियर नेशनल चैंपियन जब वो बन गई, इसके बाद साल 2006 तक वो अपना खिताब अपने नाम में बनाए रखने में सफल हुई। अपने गुरु प्रकाश पादुकोण की तरह ही अपर्णा भी 9 साल तक नेशनल चैंपियन बनी रही, और इन 9 सालों में वो सिर्फ 3 मैच ही हारी आकांक्षा। और साल 2006 के बाद से तो वो नेशनल गेम नहीं खेल पाई, इसलिए उन्हें अपराजित चैंपियन कहा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपर्णा ने अपना वर्चस्व मनवाया है। बाद के सालों में उनकी कलाई की चोट उनके लिए समस्या का कारण बनी, और उसके साथ दर्द झेलते हुए खेलना आसान नहीं रहा, और इसीलिए उन्हें रिटायरमेंट भी लेना पड़ा। अपर्णा पोपट को भले ही समय से पहले अपने खेल से दूरी बनानी पड़ी, लेकिन वो अभी एक ऐसा नाम है जिनकी ख्याति बरकरार है। मस्ताना मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो
तो भाई नेहा, ये झूमती धरती और ये आसमान और ये रंग बिरंगे नज़ारे तभी अच्छे लगते हैं जब इन नज़ारों का, इन रंगीन नज़ारों का, प्रकृति के हर रंग का हम आनंद उठा सके अपनी आंखों से। जी बिल्कुल। और जो आंखें हैं ये हमें मिला अनमोल रत्न है, क्योंकि आंखों का महत्व तो हम सभी, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि आंखों का क्या महत्व है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व है आंखों का ख्याल रखने का, कि किस तरह से इसकी देखभाल की जाए। तो क्या आंखों का इन दिनों हम ख्याल रख रहे हैं? लगता तो नहीं, क्योंकि जब से स्मार्टफोन का ज़माना आ गया है तो स्क्रीन टाइम जो कहते हैं कि सबका बढ़ गया है, सब एकटक देखने के आदी हो गए। मतलब आँखों का इन दिनों हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि आए दिन आँखों से जुड़ी जो छोटी-मोटी समस्या है, उससे परेशान रहते हैं। कई चीज़ें हैं, जैसे आँखों का रूखापन हो गया या आँखों में जलन होना, खुजली होना, आँखों का हल्का-हल्का लाल होना, इन्फेक्शन के अलावा। जी। तो ऐसे में आँखों की देखभाल किस तरह से की जाए, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी तो आकांक्षा ये है कि पलकों को झपकाना ना भूलें। तो पलकें झपकाना हम भूल जा रहे हैं इन दिनों, और उसकी वजह से एकटक जब देखते रहते हैं तो आँखें खुली रहती हैं। जो पलकें हम झपकाते हैं उससे नमी बनती है आँखों में, और हमारी आँखों को एक जो प्राकृतिक रूप से जो नमी दे सकते हैं, हमारे शरीर से मिल सकती है, वो उसे नहीं मिलती है। तो एक एक्सरसाइज़ की तरह भी ये कर सकते हैं कि भई समय-समय पर लगातार जल्दी-जल्दी पलकें झपकाएँ, तो इससे आँखों को राहत मिलती है, और जो रूखापन है वो भी जल्दी-जल्दी नहीं आता अगर हमारी ये आदत रहती है तो। बिल्कुल नेहा, आजकल हमारे काम का स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है कि अधिकतर हमारा जो समय है वो किसी न किसी रूप में स्क्रीन के सामने गुजरता ही है। और अगर हम काम नहीं कर रहे होते हैं स्क्रीन के सामने, तो हम देख रहे होते हैं या तो टीवी या तो अपने मोबाइल में कुछ मैसेजेस चेक कर रहे होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आंखें लगातार, हम काम नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी हमारी आंखें जो हैं वो लगातार काम कर रही होती हैं। तो जैसा कि तुमने कहा कि कुछ भी पढ़ते समय या स्क्रीन पे कुछ काम करते समय या देखते समय आँखों को झपकाना बिल्कुल ना भूलें। और आँखों के अलग-अलग तरह के व्यायाम भी होते हैं, जैसे कि पास की किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना और फिर उसके बाद दूर के किसी बिंदु की ओर आँखों को जो पूरा ध्यान है उस बिंदु पर केंद्रित करना, थोड़ी देर के लिए ही सही। इससे ध्यान तो बढ़ता ही है, साथ ही आँखों को पास और दूर की जो देखने की जो क्षमता होती है जी, वो भी किसी न किसी रूप में उसका भी व्यायाम होता है। इसी तरह से आँखों की पुतलियों को घुमा भी सकते हैं हम, जो गोलाकार तरीके से हम आँखों के अंदर जब उसे घुमाते हैं, एक बार जो घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में घूम रही है उस तरह से घुमाइए, और एक बार उसकी उल्टी दिशा में घुमाइए। और थोड़ी-थोड़ी बहुत ज़्यादा व्यायाम भी करना, लगातार करने से भी परेशानी हो सकती है। तो एक बार आपने किया, फिर आँखें बंद करके थोड़ा आप आराम दिया, फिर दोबारा किया, तो इस तरह से 3-4 बार आप कर सकते हैं आराम देते हुए हर बार। तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी आँखों को। बिल्कुल। और डॉक्टरों का भी कहना है कि जब हम लगातार स्क्रीन पर काम करते हैं तो आँखें किसी न किसी मतलब थोड़ी बहुत या ज़्यादा रूप में थकती ज़रूर है। तो आधे घंटे बाद, हर आधे-आधे घंटे पे अपनी आँखों को आराम ज़रूर दीजिए। आँखें बंद करके कुछ सेकंड के लिए या कम से कम 1 मिनट के लिए आँखें बंद करके बैठ जाइए, या आँखों पर ठंडे पानी के छपाके मारिए। इससे भी आँखों को आराम मिलता है। और कई बार नेहा ऐसे भी होता है कि नींद जो होती है वो ठीक से न लेने के कारण या मोबाइल कंप्यूटर पर लगातार हम जब काम करते हैं, जैसा कि हम बोल रहे थे, तो आँखों का जो रूखापन होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में व्यायाम तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर परेशानी जब बढ़ जाए तो उसे नज़रअंदाज न करते हुए डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सोचना चाहिए कि भई थोड़ी-सी तो परेशानी है, अब हमें ज़रूरत नहीं है अभी डॉक्टर की, अभी देख लेंगे। क्योंकि आँख ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नाज़ुक है, तो उसके लिए आप समय पर रहते ही डॉक्टर के पास, थोड़ी भी परेशानी अगर आपको, देखिए जो आम तौर पर जो जैसे समस्या होती है कि थोड़ी खुजली हो रही है, थोड़ी परेशानी हो रही है, तो आपने जिस तरह से ठंडे पानी से धो लिया और इस तरह का काम कर लिया, पलकें झपकना शुरू कर लिया। बिल्कुल। लेकिन जब आपको ये लगा कि नहीं, ये तो परेशानी बढ़ती जा रही है, हमेशा जलन हो रही है, हमेशा लाल रह रहा है, तो फिर आप जाके डॉक्टर से मिल लीजिए। और एक गीत सुनेंगे नेहा, फिर आगे की बातें भी करेंगे। हाँ, तो जब आँखों को आराम देना हो तो आँखें बंद करके एक गीत पूरा सुन सकते हैं आप। बिल्कुल। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पल
पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल, होए मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में, एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे हो, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुँच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल। तो इस तरह से आंखों की जब बातें होती हैं तो देखिए आंखों के जरिए बहुत सारी बातें कह दी जाती है ना आकांक्षा। हाँ, मतलब आंखों में जब बातें होती हैं तो ना कहते हुए भी सारी बातें हो जाती हैं नेहा। लेकिन इन्हीं आंखों में अगर कुछ छोटी सी भी तकलीफ हो जाए ना तो फिर तो क्या कहने, बारीक सा एक कंकड़ भी चला जाता है तो आंखों को ऐसा लगता है कि कुछ तो कितनी बड़ी चीज अंदर घुस गई, या एक छोटा सा जब पलकों का एक बाल अंदर घुस जाता है कई बार तो ऐसा लगता है कि बहुत क्या अंदर क्या है निकाला जाए, आंखें खोलते ही नहीं बनता है। फिर हाँ, मैं वही कहने वाली थी, फिर तो आंखों से बातें करना तो दूर, आंखें झपकाना या पलकें उठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारी जो ये कीमती आंखें हैं उनकी देखभाल करना। तो इस तरह से अगर उम्र के साथ साथ कई बार ऐसी समस्या होती है जैसे कि मोतियाबिंद की समस्या होना या नजरें धीरे धीरे कमजोर होना, तो ऐसा होता है कि हम नजरअंदाज कर जाते हैं अक्सर कि चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना घातक हो सकता है नजरों के लिए। जी, डॉक्टर के पास जाकर इसका निदान करवाना और इलाज करवाना बेहद जरूरी है। और सही समय पर अगर आपको देखिए नज़र कमज़ोर हो रही है, आप सही समय पर चश्मा पहन लेते हैं या आपकी मर्जी हो तो आप कुछ अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं जिससे चश्मा हटाया भी जा सकता है जी। उस तरह के आप कोई भी एक उपाय लेते हैं जिससे आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल सही रहे तो ये बहुत अच्छा है और इसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम टालते रहते हैं तो देखिए नंबर भी बढ़ता जाता है कई बार। वो कहते हैं ना, और कई बार चश्मा लगा होता है और हम चश्मा नहीं लगाते हैं जिन कामों के लिए, जैसे पढ़ने के लिए लगा है या दूर का देखने के लिए चश्मा लगा है, हम नहीं लगाते हैं तो धीरे धीरे वो नंबर भी बढ़ता जाता है और रोशनी और कमजोर होती जाती है। तो उसे एक साथ देने के लिए है चश्मा। बिल्कुल, हमारी एक सखी कह रही है कि चेहरा कितना भी थका हो, निस्तेज हो, पर खुशी की बात पर आंखों और निगाहों में चमक आ ही जाती है। शरारत भरी हो या साजिश भरी हो, तो भाई चमक आने के लिए आंखों का सलामत होना भी बेहद जरूरी है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना नेहा कि अगर हम कोई किताब मतलब बड़ी उत्सुकता से हम पढ़ रहे हैं और इतनी अच्छी किताब है वो, पढ़ते ही जा रहे हैं, पेज दर पेज पन्ना पलटते जा रहे हैं और जो रोशनी है वो धीमी होती जा रही है। मतलब अगर हम
दिन की बात करें तो छुटपुटा हाँ। जब अंधेरा होना शुरू होता है, लेकिन हम इतने खोए हुए हैं किताबों में कि हमें ये ख्याल नहीं आता कि हमें लाइट जला लेनी चाहिए। हमें जब तो तक कि कोई जाकर पीछे से लाइट ऑन नहीं करता, और तब जब जो पेज है सामने, जो पन्ना है वो इतना साफ दिखने लगता है, तब हमें ध्यान आता है कि अरे लाइट पहले भी जला के पढ़ी जा सकती थी। नहीं, पर भाई उसके लिए उठे कौन? क्यों अपनी कहानी बीच में छोड़ें कैसे? वो एक जो ये वाली जो परिस्थिति है, इसमें तो जो सामने वाला दूसरा व्यक्ति जो है उसे लाइट जला देनी चाहिए, ऐसा हम कहेंगे। भाई किसी का इंतजार न करें लाइट जलाने जी। के लिए, अपनी आँखों के बारे में थोड़ा सोचें कि उन्हें कितना उन पर कितना ज़ोर पड़ रहा है हर एक नई लाइन पढ़ने के लिए। या तो स्विच के पास ही बैठे तो तुरंत जला सकते हैं आप, हाथ ऊपर करके, या साइड में रखें और लैंप जला लें और पढ़ने लग जाएं वापस। कहने का मतलब ये है कि पढ़ते समय या कुछ काम करते समय भरपूर रोशनी में वो काम करें या बिल्कुल। पढ़ें। और अगर कई सिलाई बार कढ़ाई की अगर हाँ। बात करें खास तौर पर, बिल्कुल। और कई बार ना नेहा, जैसे आँखों के नीचे काले घेरे की समस्या भी होती है, तो ऐसे में एक छोटा-सा और सरल घरेलू उपाय किया जा सकता है कि रोज़ रात को भीगी हुई जो किशमिश है, उसे रात को भिगा दें और सुबह उसका सेवन करें। और ऐसा भी कहा जाता है घरेलू नुस्खों में कि आलू का जो रस है, तो वो आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं उन पर लगाने से फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अच्छी नींद लें, भरपूर नींद लें। अगर नींद अच्छी रहेगी तो बिल्कुल अच्छी तरह से होगा। और आँखों की जब हम बात करें आकांक्षा की, आँखें हमारी बहुत ज़रूरी है, और ये वो जब हमारी आँखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आँखें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आँखें हैं हमारे पास, तभी हम आँख खोल कर ये पता कर सकते हैं कि कोई अवसर, कोई चीज़, जो कोई मौके हमें जो मिल रहे हैं, लुभा रहे हैं जो हमें, वो वाक़ई अवसर हैं या वो आफ़त बनने वाले हैं हमारे हाँ, ऊपर, अवसर ये के नाम हमारे पर लिए। धोखा तो नहीं है। हाँ, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हम आँखें खोलकर ये सारी चीज़ें देखें, और आँखों का ख़्याल रखेंगे तो आँखें खोलकर ये सब देखेंगे। बिल्कुल सही बात। और ख़ास तौर पे जब त्योहारों का मौसम आता है ना आकांक्षा, तो इस तरह के कई ऑफ़र्स आते हैं, कई तरह के ऑफ़र्स की जैसे बाढ़ आ जाती है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से कि किस तरह से वो इन ऑफ़र्स या इस तरह के जब मौके दिखते हैं सामने, तो बिल्कुल। उन्हें कैसे जाँचते हैं, वो हमें बताएँ। तब तक हम आँखों से जुड़ा ये गीत सुन लेते हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं। ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ठोकर जहाँ
कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। विविध भारती पर सुन रहे हैं कार्यक्रम, है ना? हाँ, ये बताना बिल्कुल। चाहिए ना। और अगला जो हम सुनने वाले हैं नेहा, धारावाहिक चित्रलेखा की अगली कड़ी। ठीक है, चलिए सुनाते हैं। हमारे श्रोता तो उत्सुक होंगे ही, आगे क्या हुआ हमें भी उत्सुकता है। चित्रलेखा। स्वनाम धन्य कथा मनीषी भगवती चरण वर्मा की जीवंत रचना चित्रलेखा। पाप और पुण्य को परखने हेतु दार्शनिक चिंतन से सजाई गई कहानी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम बीजगुप्त को मानसिक झंझा से घिरा छोड़ आए थे। आइए आज पढ़ें कि मन की उस उथल-पुथल के साथ बीजगुप्त ने कैसा व्यवहार किया। बीजगुप्त भवन के बाहर निकला। वो गंगा तट की ओर चल दिया। उस समय चंद्रमा निकल रहा था। दिन निकलने में अभी 2 प्रहर बाकी थे। बीजगुप्त गंगा तट पर पहुंचा। कुछ लोग बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। बीजगुप्त भी एक कोने में जाकर बैठ गया। उस स्थान पर 3 व्यक्ति थे। जो व्यक्ति उस समय बोल रहा था, उसकी अवस्था प्रायः 70 वर्ष की थी। वो भद्र था। उसके मुख पर झुर्रियां पड़ी थीं। उसकी बातचीत से मालूम हो रहा था कि वो सन्यासी है। शेष 2 उम्र में उससे अधिक छोटे थे। उसकी दाहिनी ओर एक दुबला पतला युवक था, जिसकी अवस्था प्रायः 25 वर्ष की थी। वो मंझोले कद का था। उसके मुख पर चिंता की लकीरें पड़ गई थीं। सन्यासी की बाईं ओर एक मोटा सा अधेड़ था, जिसकी अवस्था प्रायः 50 वर्ष की थी। उसकी दाढ़ी बड़ी और घनी थी। उसके केश पकने लगे थे। सन्यासी कह रहा था, अभी तुम्हारी सन्यास लेने की अवस्था नहीं है। जाओ, अपना कर्तव्य पालन करो और पिताजी की आज्ञा मानो। संसार में रहने में कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। जब एक बार विरक्ति हो गई तो संसार में रहकर मैं अपनी आत्मा का हनन करूंगा। मुझे वहां शांति नहीं मिलेगी। मैं आपका आश्रित हूं। मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। अब जीवन में मुझे कोई अनुराग नहीं रह गया है। आप मेरे पिताजी से पूछ सकते हैं कि ये 2 वर्ष कितने यातनापूर्ण थे। हाँ, पर तुम मेरी बात भी तो नहीं मानते। मैं कहता हूं दूसरा विवाह कर लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जीवन मरण तो सदा लगा रहता है। तुम्हारी कोई संतान भी नहीं है। अभी सन्यास ग्रहण करना अनुचित है। विवाह कर लेने पर तुम्हारा जीवन फिर से अनुरागमय हो जाएगा बेटा। तुम्हारे पिता ठीक कहते हैं वत्स। प्रेम एक मिथ्या कल्पना है।
स्त्री और पुरुष का संबंध केवल संसार में ही होता है। संसार से पृथक दोनों ही भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। संसार में भी स्त्री और पुरुष में आत्मा का मिलन संभव नहीं है। प्रेम तो केवल आत्मा की घनिष्ठता है। वो घनिष्ठता कोई बड़े महत्व की वस्तु नहीं होती, वो टूट भी सकती है। उस घनिष्ठता के टूटने पर अपने जीवन को दुखमय बना लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना विवाह करो। विवाह न करके तुम कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। ये किस प्रकार? प्रत्येक पुरुष का यह कर्तव्य है कि वो स्त्री को आश्रय दे। विवाह द्वारा ही पुरुष स्त्री को आश्रय देता है। यदि पुरुष स्त्री को आश्रय न दे तो स्त्री की दशा बड़ी शोचनीय हो जाती है। इधर पुरुष के सामने भी काफी कठिनाइयां आती हैं। जिस समय तुम विवाह न करके सन्यासी होने की बात सोचते हो, तुम कायरता करते हो। एक स्त्री को आश्रय देने का जो तुम्हारा कर्तव्य है, उससे तुम विमुख होते हो। पर महाराज, मैं भोग विलास को तिलांजलि देकर तपस्या की अग्नि में तपने जा रहा हूं। यह तो कायरता का द्योतक नहीं है। तुम तपस्या में तपना चाहते हो? क्यों? केवल इसीलिए कि जिससे तुमने प्रेम किया वो तुम्हारे मार्ग से चला गया? पर तुम्हारी ये तपस्या व्यर्थ है। ये एक तरह से आत्महत्या है। इस तपस्या का कोई लक्ष्य नहीं है। व्यर्थ ही तुम अपनी आत्मा का हनन करना चाहते हो। जो आप कहते हैं मान्य है। क्या तुम भी सन्यास लेना चाहते हो? नहीं नहीं, अभी तो सन्यास लेने का कोई विचार नहीं है। हाँ, आपकी बातों से मुझे बड़ा आनंद आया, बस इसलिए बैठ गया। जो व्यक्ति रात्रि में इस समय गंगा के तट पर आ सकता है और जो कंगाल अथवा सन्यासी नहीं है, वो व्यक्ति अवश्य किसी उद्विग्नता से पीड़ित है। आपका अनुमान उचित है। मेरी उद्विग्नता असाधारण है। आपकी बातों में मैंने उस उद्विग्नता से संबद्ध समस्या को देखा है। क्या मैं इस संबंध में अधिक प्रश्न कर सकता हूं? प्रसन्नता पूर्वक। आपने अभी कहा था कि युवा के लिए असफल प्रेम पर अपना जीवन बलिदान करना आत्महत्या करना है। पर क्या प्रेम की स्मृति की टीस मनुष्य जीवन में स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक नहीं है? क्या वेदना को दबाने अथवा उसके प्राकृतिक रूप को कृत्रिम उपायों द्वारा भूलने में अपनी आत्मा का हनन नहीं होता? जो कुछ तुम कहते हो वो ठीक है। दुख स्वयं ही समय के साथ दूर हो जाता है। भिन्न प्रकृति के पुरुषों के साथ दुख के दूर होने की अवधि भर ही भिन्न होती है। उसको कृत्रिम उपायों द्वारा उस अवधि के पहले ही दूर करना अवश्य अप्राकृतिक है। पर प्रत्येक अप्राकृतिक व्यवहार आत्मा का हनन नहीं है, यह याद रखना। कृत्रिमता को हमने इतना अधिक अपना लिया है कि अब वो स्वयं ही प्राकृतिक हो गई है। वस्त्रों का पहनना अप्राकृतिक है। जो भोजन हम करते हैं उस भोजन का करना अप्राकृतिक है। ये भोग विलास अप्राकृतिक है। ये ऐश्वर्य ही अप्राकृतिक है। प्राकृतिक जीवन एक भार है। उस जीवन में हलचल लाने के लिए ही तो ये खेल, तमाशे, नाच, रंग, उत्सव इत्यादि मनुष्य ने बनाए हैं। और अब हम इन्हीं सबको जीवन कहने लगे हैं। दुख को कृत्रिम उपायों द्वारा दूर करना भी आत्मा का हनन नहीं है, क्योंकि वो यद्यपि अप्राकृतिक है पर स्वाभाविक है। धन्यवाद। आपने मेरे मस्तिष्क से एक भार हटा दिया। आपकी बातों से मैं अपना कर्तव्य निश्चित करने में समर्थ हुआ हूं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
उस समय प्रातःकालीन समीरण चलने लगा। पूर्व दिशा में हल्का सा प्रकाश हो रहा था। पक्षियों ने उड़ना आरंभ कर दिया था। बीजगुप्त लौट आया। लौटकर वो सो गया। जिस समय वो सोकर उठा, दिन दोपहर चढ़ गया था। श्वेतांग के साथ यशोधरा आवश्यक चीजें खरीदने बाजार चली गई थी। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद बीजगुप्त मृत्युंजय के पास आया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त को देखते ही कहा, आर्य बीजगुप्त देव, आज तुम बहुत विलंब से उठे। क्या रात्रि अच्छी तरह से नींद नहीं आई? हाँ आर्य, मैं रात भर सोचता रहा। क्या सोचते रहे? भावी जीवन के विषय में ही कुछ सोचता रहा। जीवन से चित्रलेखा के निकल जाने के बाद भावी जीवन पर विचार करना स्वाभाविक है। आर्य बीजगुप्त, कुछ निर्णय भी किया? अभी कुछ निर्णय नहीं किया, पर शीघ्र ही कुछ ना कुछ निर्णय करना होगा। मैं जानता हूं आर्य बीजगुप्त कि तुम्हारा क्या निर्णय होगा। मैं मनुष्यों की मन प्रवृत्ति को कुछ कुछ पहचानने लगा हूं। आर्य, आपने अपने सेवकों को चलने और प्रबंध करने का आदेश दे दिया होगा। हाँ, और तुम्हारे सेवकों को भी श्वेतांक से आदेश दिलवा दिया है। अच्छा किया। अरे श्वेतांक, यदि ये मणिमाला पिताजी ने पसंद न की ना, तो तुम्ही को फेरनी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारे ही कहने से मैंने इसको खरीदा है। अरे बीजगुप्त, आप सोते रह गए और देखिए मैं कितनी वस्तुएं ले आई। आपने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? देवी यशोधरा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो मुझे भी न थी, पर काशी से लौटते समय काशी की स्मृति तो ले चलनी चाहिए थी ना। यशोधरा काशी से सौगात साथ लेकर लौट रही थी और बीजगुप्त की झोली भी सूनी नहीं थी। पिछली रात के अंतिम प्रहर में एक सन्यासी ने उसके अंतर्द्वंद को एक दिशा दिखा दी थी और श्वेतांक, उसका हाल हम जानेंगे अगली कड़ी में। आज बीजगुप्त के रूप में थे कमल शर्मा, सन्यासी बने हरीश मगन, नवयुवक ब्रिजभूषण साहनी, उसके पिता सतीश चंद्र दुबे, मृत्युंजय विनोद शर्मा और यशोधरा सुलक्षणा खत्री। सूत्रधार थे हरीश भीमानी। उपन्यास चित्रलेखा की रेडियो प्रस्तुति में सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे तथा रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब रेणु बंसल का नमस्कार। अगले सप्ताह तक। तो नेहा, ये हमने सुनी धारावाहिक चित्रलेखा के 38वीं कड़ी, और हमारी जो चर्चा चल रही थी आंखों के बारे में और धोखे के बारे में, जो लुभाते मौके आफत या अवसर, तो उसके बारे में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस गीत के बाद। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों में इशारा हो गया,
बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया आंखों ही आंखों में। तो आकांक्षा आंखों की जब बातें कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स आए हैं हमारे पास जैसे कि आंखों की रोशनी के लिए लेटकर टीवी नहीं देखना चाहिए और लाइट बंद करके भी टीवी न देखें क्योंकि कुछ लोग घर में आजकल थिएटर बना लेते हैं ऐसा कह रही हैं। आजकल बच्चे रात में मोबाइल चलाते हैं और लाइट बंद रहती है, इससे भी आंखों में दिक्कत हो जाती है। आंखों में सर्दी लग जाए या ठंड लग जाए तो कंबल ओढ़कर आंखें गर्म करें यानी कि आराम करें, ऐसा वो कह रही हैं। बिल्कुल सही बात। और आराम करना बेहद जरूरी है। और वो ये भी बता रही हैं कि जब वो छोटी थी तो घर में कांसे और फूल की थाली में देसी घी और पता नहीं क्या क्या डालकर उनकी माँ जो है वो काजल बनाती थी और खूब हथेली से घीसती थी और काजल चांदी के काजलोटे में रख देती थी, रोज लगाती थी। आज लगता है उनसे विधि अगर सीख ली होती तो यानी अपने बड़ों से हमें अनुभव ये सीखते रहना चाहिए तो हम भी उन्हें काम में ला सकते हैं। और उन अनुभवों को बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, इसी बेहद जरूरी है। और नेहा जब आंखों में जो इशारे की बात हो रही थी में, तो भाई जब लुभावने ऑफर्स सामने दिखते हैं तब हम जब अपनों के साथ जाते हैं बाजार तो आंखों में बातें होती हैं कि क्या करें, ये जो ऑफर है इसे देखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए या भाई जाने दिया जाए।
वैसे अब जब हम बात कर रहे हैं अवसर और आफत, क्या होता है, लुभावने जो मौके मिलते हैं वो तो त्योहारों का समय होता है, तो ऑफर्स की जैसे बाढ़ आ जाती है। हर व्यक्ति के लिए किसी न किसी तरह के लुभावने मौके सामने होते हैं, और सबसे बड़ा कारण अगर इसका समझा जाए तो ग्राहकों को अपनी ओर लुभाना चाहते हैं जो भी दुकानदार होते हैं वो। तो कई बार कई तरह के ऑफर देते हैं, जैसे 50% की ऑफ दे देते हैं, कई बार तो 80% तक भी कहा जाता है कि छूट दे दी जा रही है, और हमें लगता है कि भाई ये तो फ्री में ही मिल रहा है तो ले लेते हैं, और साथ में एक फ्री जैसा कहा जाता है, या एक लीजिए 2 आपको फ्री मिल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑफर होते हैं जिन्हें हमें ऐसा लगता है कि अरे ये देख के ऐसा लगता है अगर इसका हमने लाभ नहीं उठाया तो भाई क्या ही काम किया, मौका चूक गया। हाँ। तो लेकिन इन सब चीजों की बातों में एक चीज जो ध्यान देने वाली है, खासकर हम ग्राहकों को, कि ये जो लुभावने जो मौके हमारे सामने आते हैं, ये दरअसल सही में अवसर होते हैं या कई बार आफत के रूप में आते हैं। कई बार इन लुभावने ऑफर के अंदर नेहा बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं कि हम लोगों को उसका पता ही नहीं चलता, या एक बार इन मौकों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक पहुंचे तब उन्हें पता चलता है कि भाई ये मौके नहीं बल्कि कई तरह की दबी छुपी चीजें भी होती हैं इनमें, इसके पीछे। हाँ, और हमें ये भी देखना चाहिए कि सामने जो दिख रहा है वो ऑफर है कि नहीं, तो अंदर जाके हम अगर उसके बारे में बातचीत करें, पूछें उसके बारे में, बिना सोचे कि एक बोर्ड तो लगा है और हम देख लें, क्योंकि कई बार लगा होता है कि 80% की छूट है और पता चलता है कि वो जो 4-5 कपड़े रखे हैं या 4-5 चीजें जो रखी सिर्फ उसी में है, बाकी सब तो पूरी कीमत पे बिक रहा है, या बाकी सब में 10% या 20% जो कि आमतौर पर हमें छूट मिल जाती है उसी में मिल रहा है, लेकिन हम तो 80% सोच के उठा लेते हैं। बाद में जब बिल बनने लगता है, पैसे देने का मामला आता है, तो या तो बहस हो जाती है या हम संकोच में उसे ले ही आते हैं, हमें चाहिए हो चाहे ना चाहिए हो, तो हमारे ज्यादा पैसे भी लग जाते हैं। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है। और कई बार एक पर एक फ्री कहकर जो लुभावना ऑफर हमें दिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उस सामान की जो तिथि होती है ना, जिसे हम एक्सपायरी डेट के नाम से जानते हैं, हो सकता है वो समाप्त होने वाली हो या लगभग हो चुकी हो। तो इसलिए सामान लेते समय ये जांचना बहुत जरूरी है कि कहीं वो जो सामान है उसकी उपयोग की तिथि समाप्त तो नहीं हो गई है, या एक पर एक फ्री के चक्कर में कहीं हम ऐसी कोई वस्तु तो नहीं अपने साथ ला रहे हैं जिसका हमें कोई उपयोग ही नहीं है। और ये जो फ्री वाला मामला होता है ना, मुफ्त 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 का हमें जहाँ बोर्ड दिखता है उस चक्कर में कभी कभी होता क्या है नेहा, कि हम ऐसी कई चीजें खरीद लाते हैं जिनका उपयोग दरअसल हम नहीं करने वाले होते हैं, और वो रखी रखी खराब होती है और हमें ऐसा लगता है कि भाई हम क्यों ले आए, लेकिन उस वक्त तो लगता है अगर हमने इसे नहीं लिया या 2 चीजें अरे हो जाएंगे इस्तेमाल, ऐसा सोचकर हम उठा लाते हैं। लेकिन ये भी अगर आप हिसाब लगाएंगे तो कई बार अगर आप ये सोचिए कि 2 में से सिर्फ एक ही अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या इतनी रकम हमें देनी चाहिए, क्या इतना पैसे बच जा रहे हैं हमारे, तो हम नहीं लेते हैं, हम बाद में ले लेंगे। ये भी आपको अंदाजा लगाना जरूरी है। बिल्कुल। और कई बार ऑफर्स के चक्कर में जो छटा हुआ जो सामान रहता है जो दुकानदार वो तो चाहेंगे कि हमारा सारा सामान बिक जाए, तो सामान लेते समय या कोई वस्तु लेते समय, खासकर कपड़े लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहीं उनमें कोई खराबी तो नहीं है। कई बार ये भी जांचना जरूरी है कि जो सामान ऑफर के कारण हम खरीद रहे हैं हमें उसकी उतनी भी जरूरत है, या ऑफर के कारण कहीं हम ज्यादा तो नहीं खरीद रहे हैं। और ये जो लुभावने ऑफर होते हैं ना नेहा, ये ललचाते बड़ा है, तो लालच में न आते हुए अपना दिमाग लगाते हुए खरीदारी करेंगे तो ये जो आफत वाली चीज है ना वो हमारे साथ नहीं होगी। और हमारी एक साथी कह रही हैं कि धोखा खाने के बाद अकल ठिकाने आती है। जब अवसरों का हम फायदा उठाते हैं तब तो हमें लगता है कि कितना अच्छा मौका है, सारे सामान हमारे मन मुताबिक और किफ़ायती दामों में मिल रहे हैं, लेकिन जब दाम सामानों की क्वालिटी में आप के अंदर आप अंतर पाते हैं इसमें, तो आप अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तब ये मन में बात आती है कि हम खुद मौका देते हैं इन अवसरों को। बिल्कुल। धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर। धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर। लाख छुपो तुम ढूंढ ही लेंगे हम तुमको दिल भर बाहुदा। धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर।
जिधर जाए हलचल मचाए, छा जाए महफिलों पर हर अरमान एक तूफान। सच्चा है प्यार पहली है बार, जादू करे दिलों पर। बाखुदा बाखुदा बाखुदा, धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर। ओए धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर। तड़पा के तरसा के तुम आज चाहे बन के पराए, ठुकरा दो प्यार मेरा। है भूलो अरे मत भूलो, गिनती के 4 दिन की बहार, हर शब्द का है सवेरा। बाखुदा बाखुदा बाखुदा, धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर। ओए धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर। दिल मेरा अलबेला चाहत परस्त रहता है मस्त, जिस हाल में जहाँ है। तुम अक्सर वादे कर जाते हो भूल, ये क्या असूल, ये भी कोई जुबां है। बाखुदा बाखुदा बाखुदा, धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर। ओए धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदारों की नजर। तो भाई आंखों का ख्याल रखें नेहा। हाँ। और धोखा ना खाएं, आंखें खुली रखें और अच्छी तरह से सारे अवसरों को जांचें और विविध भारती सुनते रहें। और हमें दे इजाजत दीजिए नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह को इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।